आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राज्य का हर एक व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीने के लिए राज्य सरकार से कुछ मूलभूत सुविधाएं की अपेक्षा रखता है, जिसमें अच्छी हवा, स्वच्छ पानी, चलने के लिए गड्ढे मुक्त सड़कें, भय और भ्रष्टाचार मुक्त माहौल और बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं। पर अगर आज के हालात की बात करें तो पूरे राज्य में, और अगर बात करूं विशेष तौर से मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर की, तो वहां पर गरीब किसान और गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन सुविधाओं की राह जोत रहा है। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये सुविधाएं देने के अंदर ये सरकार पूरी तरह विफल रही है, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले समय में, जो 2023 के समय में चुनाव होंगे, उसमें भुगतना होगा। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार सबसे ज़्यादा गरीब किसान की बात करती है, गांव में रहने वाले लोगों की बात करती है, और जब बजट का समय आता है तो उन्हीं को ध्यान में रखकर वो बजट भी अपना उसी हिसाब से तैयार करती है। और इस अभिभाषण में भी उन्होंने समृद्ध किसान और खुशहाल किसान की बात कही है। पर आज बात करूं मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर की, तो वहाँ पर ना समय पर बिजली मिल रही है, ना समय पर पानी मिल रहा है, और ना समय पर डीएपी मिल रही है। अगर डीएपी मिल भी रही है तो वो अधिक रेट में, और उसके साथ किसान को कुछ ना कुछ और खरीदना भी पड़ता है। तो जो हालात प्रदेश में और गाँव में इस सरकार की वजह से बने हुए हैं, तो मेरा मानना यह है कि ये वाक्य जो उन्होंने इस अभिभाषण के अंदर लिखा कि समृद्ध किसान और खुशहाल किसान, ये बिल्कुल गलत साबित होता दिख रहा है। माननीय सभापति महोदय, सरकार बात करती है पूरे राज्य के अंदर 6 घंटे 3 फेज और 18 घंटे सिंगल फेज बिजली देने की, पर आज बात करूं मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर की, तो कई गाँवों के अंदर तो 24-24 घंटे बिजली भी नहीं आती है। कई लोगों ने मेरे से पहले भी कहा कि जब रात के समय, शाम के समय गाँव का व्यक्ति भोजन करने बैठता है तो सरकार को पता नहीं कहाँ से पता चलता है, उसी समय वहाँ की बिजली काट दी जाती है। गांव का व्यक्ति इतना अधिक, इस कटौती से इतना अधिक परेशान है कि उसको हर आधे घंटे के अंदर अपने खेत की तरफ भागना पड़ता है, क्योंकि 6 घंटे की बात ये करते हैं, पर 3 फेज की बिजली जो मुश्किल से 3 से 4 घंटे आती है, और वो भी कट कर आती है। तो जैसे वो कटती है, बेचारे को वापस रात के समय में, दिन के समय में वापस अपने खेत में भागना पड़ता है और दोबारा पुनः अपनी मोटर चालू करनी पड़ती है। तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि आप चाहे 3 से 4 घंटे की बिजली दें, पर उसको एक साथ एक समय पर वो 3 से 4 घंटे की पूर्ति करी जाए, काट कर पूर्ति नहीं करी जाए। आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार बिजली के क्षेत्र के अंदर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाती है, पर जो हालात आज के समय में प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, उससे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि सरकार के पास बिजली है। तो आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा, अगर सरकार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है तो जो पूर्ति इनको करनी चाहिए आने वाले समय में, आप इनको आदेशित करें, आने वाले समय में उसकी पूर्ति जरूर करें। माननीय सभापति महोदय, ये तो रही बिजली की बात, और तो और जले हुए ट्रांसफार्मर्स 72 घंटे में सरकार बदलने की बात करती है। मेरे यहाँ तो कुछ किसान ऐसे हैं जिनके 72 दिन हो गए ट्रांसफार्मर, आज ही मैंने माननीय मंत्री जी से बात की, 72 दिन होने के बाद भी उनके ट्रांसफार्मर, जले हुए ट्रांसफार्मर उनको नहीं दिए जा रहे हैं। अगर इस हालात के अंदर, इस सर्दी के अंदर भी उनको समय पर ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा, एक तरफ तो पाले की मार उनके सरसों पर, गेहूं पर पड़ रही है, ऊपर से बिजली समय पर ना मिलने के कारण, ट्रांसफार्मर समय ना मिलने के कारण पानी की कमी से भी उनकी फसल खराब हो रही है। तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि जो फसल पाले की वजह से खराब हुई, उसका एक बार सर्वे करवाकर और जल्द से जल्द उनको मुआवजा, किसानों को मुआवजा दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, एक युवा होने के नाते मैं अगर युवाओं की बात करूं तो सरकार राज्य के अंदर भर्तियां तो जरूर निकालती है, पर पेपर आउट होने की वजह से उसके अनेकों कारण हैं। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य मेरे पिताजी के बहुत नज़दीकी साथी रहे। माननीय सदस्य ने भी समय समय पर इस बात को यहाँ पर सदन के अंदर रखा। मैं भी आपसे कहना चाहूँगा, पेपर आउट होने की वजह से और भर्तियां कोर्ट में अटकने की वजह से आज का युवा प्रदेश के अंदर दर दर की ठोकरें खाने के लिए लाचार है। तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि समय समय पर जो पेपर आउट हो रहे हैं उनके कोई कड़े नियम बनाकर आप इन हालातों को ठीक करें, और जो भर्तियां कोर्ट के अंदर अटकी हुई हैं आप जल्दी से जल्दी उनको किसी अपने एक अच्छा वकील कर उनको जल्दी धरातल पर लाने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पहले बोले वक्ताओं ने कि 75% युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार देने की बात कही। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर राजस्थान के बड़े उद्योग स्थापित हैं। आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा, राज्य से लगते हुए राजस्थान से लगते हुए राज्य जैसे कि हरियाणा और गुजरात, जहां के अंदर दोनों ही सरकारों ने वहां के स्थानीय युवाओं के लिए 75% रोजगार का आरक्षण 75% आरक्षण का कानून बनाया हुआ है। तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि कम से कम
दोनों पड़ोसी राज्यों को देखते हुए इस कानून को लागू करें, जिससे आने वाले समय में जो गांव में गरीब किसान का बेटा रहता है उसको आने वाले समय में वहां पे नौकरी मिलेगी और वो अपना परिवार ढंग से चला पाएगा। माननीय सभापति महोदय, सरकार अपनी नीति और नवाचारों के कारण राज्य में सुचारू कानून व्यवस्था की बात करती है। मेरे अलवर जिले के अंदर सरकार ने 2 पुलिस अधीक्षक बैठाए हुए हैं। 2 पुलिस अधीक्षक होने के बाद भी वहाँ पे कानून व्यवस्था मेरे हिसाब से पूरे राज्य के अंदर सबसे अगर नाजुक हालात के अंदर है तो अलवर के अंदर है। अगर हाल ही की बात करूँ तो 5 दिन पहले बासनी में रहने वाले सचिन सेठ के ऊपर कुछ गुंडों ने गोली चलाई, वहाँ एक पर्ची फेंक कर गए। अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपने हमें 10 लाख रुपए नहीं दिए तो आने वाले दिनों में आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं भी उस व्यथा से निकला हूँ, पर मेरे को तो सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई, पर हर एक व्यक्ति तक सरकार सुरक्षा क्या तो मुहैया पर कराए, नहीं तो आने वाले समय के अंदर प्रदेश के हालात बहुत अधिक दयनीय हो जाएंगे। तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि उसी के नज़दीक हरियाणा बॉर्डर लगता है, तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि बासनी के अंदर एक चौकी बनाई जाए, जिससे आने वाले समय के अंदर अपराध पर किसी अंकुश लगाया जाए। माननीय सभापति महोदय, पैरा नंबर 162 और 23 में सरकार दीर्घकालीन पेयजल व्यवस्था के लिए और पेयजल के दीर्घकालीन समाधान के लिए और पेयजल के कार्यों के लिए बात करती है, जिसके अंदर पूर्व के अंदर मुख्यमंत्री जी ने इसरदा बांध और चंबल के माध्यम से अलवर के लिए पानी की घोषणा की थी। पर मुझे कहते हुए दुख होता है कि इन दोनों योजना के आज तक धरातल पर कोई भी काम नहीं हुआ। इसरदा योजना तो कागजों में ही गुम होगी और चंबल के पानी की लाने की बात कभी भी सरकार से की जाए वो केंद्र सरकार पर डाल देती है। हमारे जिले से दो कैबिनेट मंत्री और अनेकों राज्य मंत्री आते हैं, उसके बाद भी हमारे जिले की इतनी बुरी हालात है तो सोचने वाली बात है। आदरणीय सभापति महोदय, अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन की तो उसके अंदर हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लाना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पूर्व ही मैं मेरे गांव के अंदर जल जीवन मिशन के चल रहे कार्यों को निरीक्षण करने गया। वहां पर जिस कंपनी के पाइप डाले जा रहे थे वो कंपनी सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड है, उसके बाद भी ठेकेदार के द्वारा उस कंपनी के पाइप वहां पर डाले जा रहे थे। अधिकारियों से पूछने पर पता चला तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, साहब हमें नहीं पता कब ये पाइप कब और कहां से आए। उनके सामने ही ऑनलाइन जब चेक किया तो उन्होंने बताया हाँ साहब ये पाइप गलत है। तो आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा और आपसे निवेदन भी करूँगा, आप इनको आदेशित करें कि आने वाले समय के अंदर खराब पाइप पानी की व्यवस्था के लिए ना डाले जाएं, क्योंकि ये योजना लंबी चलने वाली है। अगर खराब पाइप अभी डाल दिए जाएंगे तो कुछ दिन बाद वो पाइप खराब हो जाएंगे तो पुनः जो सड़कें बनने जा रही हैं वो टूट जाएंगी और आने वाले समय के अंदर अगर ये खराब पाइप डाले जाएंगे तो आने वाले समय में गाँव में रहने वाले किसान की सेहत के ऊपर कहीं ना कहीं इसका फर्क जरूर पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार कहती है कि उन्होंने बहुत सारे स्कूल क्रमोन्नत किए। आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा, स्कूल तो आपने क्रमोन्नत कर दिए, पर वहाँ पे शिक्षकों का क्या, वहाँ पे कक्षाओं का क्या? मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कम से कम पहले आप मूलभूत सुविधाओं को वहाँ पर लागू करें, उसके बाद आप स्कूल क्रमोन्नत करें, जिससे वहाँ पर रहने वाले गरीब किसान के बच्चा आराम से पढ़ पाएगा और आने वाले समय के अंदर एक अच्छी शिक्षा वहाँ पर ले पाएगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि सरकार 194 नंबर पैरे पर सरकार उस शिक्षा की बात करती है। मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर की आबादी करीब 4 लाख के आसपास है। 2018 के अंदर मेरे पिता स्वर्गीय धर्मपाल जी के द्वारा वहां पर एक राजकीय महाविद्यालय खुलवाया गया था। 5 साल पूर्व होने के बाद भी वहां पर उस विद्यालय की बिल्डिंग का काम भी चालू नहीं हुआ है। वो विद्यालय आज भी वहां पर स्कूल के भवन में चल रहा है। तो आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द उसका निर्माण के कार्य चालू कराया जाए, जिससे आने वाले समय के अंदर वहां पर जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको सुविधा हो सके। आपके माध्यम से बचाव टेबल करना चाहूंगा। समाप्त करें। धन्यवाद सभापति महोदय। इंदिरा गुजर कर दे।